कई लोग तो ये भी कह रहे हैं ये चाचा भतीजा की लड़ाई है। तो रविंद्र राणा जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जिनके प्रॉक्सी कैंडिडेट आज यहाँ से लड़ रहे हैं, कोठियां कहाँ से बनी जरा? रविंद्र राणा जी फोन नहीं उठाते, परसों कोई फटा हुआ वो दिखा रहे थे मुझे वीडियो में, ड्रामा करते ढोल करते हैं। सर देवक हत्थल की रोड पे पैसा खाया गया है। आप ऑन ग्राउंड देखिए, 14 करोड़ रुपया अगर ग्राउंड में लगाऊंगा, सियासत करना अभी टिकट छोड़ यहाँ से इलेक्शन छोड़ के भाग जाऊंगा। हेलो एंड सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टेट टॉक शो। मैं हूं साशिश राणा। आज मेरे साथ हैं कालाकोट सुंदरबनी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की साइड से कैंडिडेट यशुवर्धन सिंह जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन के सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे हैं। सो वेलकम टू स्टेट टॉक शो ऋषभ, कैसे हैं आप? ऋषभ जी पहले बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपने ये मुहिम स्टार्ट की इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। सो कौन से एरिया में गए थे आप? यूथ से मिले हैं, मैंने अभी देखा आपने काफी सारे यूथ आपकी पार्टी ज्वाइन करी है, आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो 2014 से लेकर 24 तक के यूथ क्या फेस कर रहा है, जो आप जीतते हैं तो यूथ की आवाज को बुलंद करेंगे? देखो ऋषभ भाई, सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि 2014 से लेके 2024 तक अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ के नौजवानों के लिए। मुझे आप बताया, अगर इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो ये यहाँ पे विधायक क्यों बनाएंगे? यहाँ से अगर यहाँ से कोई विधायक बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, उसका क्या फर्ज बनता है? एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना, मेरे हिसाब से हमें तनख्वाह मिलती है। अगर हम एमएलए बने हमें तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह किस चीज की रहते हैं? लाल बत्ती में घूमने के लिए नहीं, साइकिल वाली गाड़ियों में घूमने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए वो तनख्वाह मिलती है। तो वो तनख्वाह जो आपने यूज करनी है वो लोगों के काम के लिए करनी है। गाड़ी में तेल डालना है उस तनख्वाह का और लोगों में जाना है, इनकी मुश्किलात देखनी है। 2014 से लेकर 2024 तक किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बनाया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का। मुझे बताओ एक रोजगार किसको दिया? एक नौकरी आप मुझे बता दो यंग यूथ की लगाई गई। नौजवानों के साथ धोखा करते हैं, खाली इनको नारे लगाने के लिए रखा है। मैं तो इनको आज भी मना करता हूँ, मेरा नारा मत लगाओ। नारा लगाओ अपना, अपने लिए सोचो। कालाकोट सुंदरबनी का एमएलए ठाकुर यशुवर्धन सिंह नहीं होगा, यहाँ की यूथ होगी। यूथ की बात आप करते हैं क्योंकि आप खुद भी यंग हैं एंड सबसे यंग कैंडिडेट भी हैं। जब आपको मैंडेट मिला तो काफी सारे सवाल हैं, क्योंकि आपके डीडीसी इलेक्शन में आपकी मदद इलेक्शन लड़ रहे थे, राइट? उसके बाद आपको टिकट मिलती है, तो क्या लगता है कि आपकी मदर को भी आना चाहिए था, या आपको लगता है कि सही मैंडेट चुना गया, आप सही आवाज बन के जाएंगे? देखिए, क्योंकि मेरी मदर की सेहत इतनी ठीक नहीं थी, पर उनको हमने डीडीसी इलेक्शन लोगों ने लड़ी, तो वो डीडीसी जीत गया। लोगों का प्यार था जो डीडीसी जीते। अखिलौता में कैंडिडेट था जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंचार्ज था उस वक्त पे, जो 3 की 3 सीटें अपने कालाकोट की क्लीन स्वीप की। किंतु जम्मू कश्मीर में एक एग्जाम्पल बनी, डिलिमिटेशन में उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तोड़ी, मुझे सुंदरबनी के साथ लगाया। पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा ऋषभ भाई, गड्ढा होता है सियासत करके, गड्ढा किसने खोदा? उन्होंने गड्ढा खोदा, मेरे लिए उसको सुंदरबनी की जनता यशु को बयान नहीं देगी। और इनको ये नहीं पता आधी रिश्तेदारी मेरी सुंदरबनी में, मेरी बुआएं सुंदरबनी में है। मैं नौजवानों के साथ ऐसे भी रहता था। कुछ अब जो कुछ साथी यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं कि मेरे साथ इनकी पहले दोस्ती जारी थी किसी के साथ, तो इन्होंने सोचा कि ये इलेक्शन हार जाएगा यहाँ से। पर जब मुझे मैंडेट मेरा अनाउंस हुआ तो मुझे लगता है मैं यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ जम्मू कश्मीर में जो यूथ से इसको टिकट मिली। भारतीय जनता पार्टी ने किसी नौजवान को यकीन दिलाया, क्योंकि वो नौजवानों पर यकीन दिलाना ही नहीं चाहते। वो नौजवानों को सोचते हैं कि ये खाली ये शराब पीते हैं, ये कुछ करते हैं, पर हमारे नौजवान भाई बेचारे काम करते हैं। इन्होंने खाली इनको नारे लगाने के लिए रखा हुआ नौजवानों के लिए। ये इनको थाने में कोई परेशानी आती पूछता कोई नहीं है, इनका मोटरसाइकिल कोई पकड़ ले कोई पूछता कोई नहीं है। एमपी को फोन करो, फोन नहीं उठाता। यहाँ का विधायक जो था रविंद्र रैना, उसको तो इतनी परेशानी हो गई है वो फोन ही नहीं किसी का उठाता। अब नौशहरा में देखना क्या हाल होगा। आपने रविंद्र रैना जी की बात करी, सुंदरबनी के लोगों का हमेशा से कहना है कि सुंदरबनी के साथ भेदभाव है। सुंदरबनी कालाकोट नौशहरा एक टाइम पे 1996 से एक साथ थे। 1996 में नौशहरा सुंदरबनी के साथ जुड़ा था, तो 2024 में फिर से कालाकोट सुंदरबनी के साथ जुड़ा था। क्या लगता है कि आप जीतोगे तो आप सुंदरबनी की आवाज को भी उतनी बुलंद करोगे जितना आप कालाकोट की आवाज करोगे? मैं आपको इसमें एक छोटी सी पहले बात बताऊंगा। 1983 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन मेरे फादर ठाकुर इस्माइल सिंह साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ी, तब सुंदरबनी कालाकोट नौशहरा इकट्ठा होता था। उसमें बहुत बड़े लीडर थे यहाँ के, जाने माने अपने नाम मास्टर बिली राम जी, उनका हम अपने मतलब नाम भी नहीं अपने मुंह से बोलते। बहुत बड़े लीडर थे उस वक्त में, हमसे बहुत बुजुर्ग थे। पर मेरे फादर इसी उम्र में, जिस उम्र में मैं हूँ, उन्होंने इलेक्शन लड़ा मास्टर बिली राम जी के साथ। बहुत बड़ी मुहिम थी उनके फेवर में।
1200 वोटों से वो हार गए चुनाव। किस्मत में नहीं था, मुकद्दर में नहीं लिखा था। जहां दाल दाल पानी लिखा होता है वही क्या है, हार गए। 96 में कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनी। मेरे फादर 96 में नहीं लड़े, मेरे दादाजी ठाकर ज्ञान सिंह साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े, छतरी का निशान होता था। वहां से वो कुछ वोटों से चुनाव अशोक शर्मा जी से हार गए। 2002 में मेरे फादर को मैंडेट मिला, वो जीत गए। 8 में जीते, 14 में कोहली साहब की लहर चली, मोदी साहब की लहर चली, 20,000 वोट लिया, हार गए। बस मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लोगों को सुंदरबनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी डिजर्व करती है। जरूरी नहीं कि मुझे एमएलए बनना, मैं घर से लिखवा के नहीं आया हूँ कि मैंने एमएलए बनना, मेरा कोई भी भाई एमएलए बन सकता था, पर सुंदरबनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी डिजर्व करती थी। अब सुंदरबनी को कालाकोट से डाला है, तो मुझे तो देखना है ना दोनों इलाके को। मैं एमएलए कालाकोट का नहीं हूँ, बनूंगा सुंदरबनी कालाकोट का नहीं। तो मैंने एक चीज बोली, आप मेरे इंटरव्यूज देखिए, मैंने एक चीज बोली है, अपने नौजवानों को यकीन दिलाया है, अगर मैं यहाँ से असेंबली में चुन के जाता हूँ, जो मुझे प्लान मिलेगा उसका 50% हिस्सा सुंदरबनी में दूंगा, 50% हिस्सा कालाकोट में दूंगा। उसका रीजन सुनिए, यहाँ की 20 पंचायतें हैं और एक म्यूनसिपैलिटी है, कालाकोट की 32 पंचायतें, एक म्यूनसिपैलिटी है। इनका हिस्सा 40% बनता है, कालाकोट का हिस्सा 60 बनता है। इनको मैं 50 इसलिए देना चाहता हूँ कि मेरी मदर डीडीसी है, वहां से 10% हिस्सा मैं वहां से बराबर कर लूंगा। तो मैं बड़ी लंबी सोच के साथ चलता हूँ। आपने कहा 50-50 में डेवलपमेंट को डिवाइड करते हैं, सुंदरबनी के साथ ये बात नहीं। 2004 में, सॉरी 2002 में आपके पिताजी इलेक्शन लड़ते हैं पहली बार, 2008 में भी वो जीतते हैं। फिर भी देखा गया है कालाकोट और सुंदरबनी के बीच में कालाकोट थोड़ा पिछड़ा हुआ रह गया। क्या वो जो कमियां जो रह गई हैं वो कैसे कवर करोगे? मोगला, तरियाट, वो लोग आज भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज के लिए देख रहे हैं, किसी की राह देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप उनकी राह को साकार करोगे? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई, जब मेरे फादर को 2002 में मौका मिला यहाँ से एमएलए बनने का, मुझे आज भी याद है कि जब वो कैंपेन करने जाते थे 2 महीने इनको लगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने के लिए, खाली पैदल। अब मथियानी, गाईबास, आप मोगला, गरन, ताली, कोई रोड नहीं थी, ये सब ठाकर यशपाल सिंह साहब ने रोडे थी। अब मुझे एक बात बोलो, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जिसका जन्म ही 96 में हुआ, तो 6 साल के बाद एमएलए पहली बार बनेगा, क्या करेगा? 2002 में 96 में अशोक शर्मा जी जीते, ठाकर यशपाल सिंह साहब को 2002 में मौका मिला। 2002 से लेके 14 तक जो डेवलपमेंट हुई है वो आप कालाकोट की जनता से पूछना। कालाकोट की जनता आज भी रोती है कि 2014 में हमने मोदी लहर में कोहली साहब की लहर में ठाकर यशपाल सिंह साहब जैसे लीडर को हरा दिया। 10 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आज मैं सुंदरबनी की बात नहीं करूंगा, कालाकोट की पहले बात करूं। सवाल आपने कालाकोट पर उठाया, 10 साल में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, इलाका पिछड़ा हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, आपने यार ये शर्ट पहनी है, बड़ी अच्छी लग रही है, आप स्मार्ट लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। यही शर्ट आप 5 दिन पहनेंगे तो आपको भी इससे स्मेल आने लगेगी, इसका कलर भी गंदा लगेगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई रोड बनती है ना, तो उसको रोड को वापस थोड़ा ठीक करवाना पड़ता है। तो 10 साल में कराया किसी ने नहीं, आज गड्ढे इतने हो गए हैं, पानी उसमें आ गया हुआ है, कौन देखेगा? तो मैं यही बात आपको बोला, जो आपने सवाल पूछा, अगर लोगों ने मुझे मौका दिया 8 तारीख को, तो यशवंत वर्धन सिंह की आवाज बनेगा। बीजेपी के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला साहब की एक बात को कोट करते हुए कह रहे हैं कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, शंकराचार्य के मंदिर का नाम चेंज कर दिया जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे? सर ये तो आप मुझे एक बात, मुझसे बड़ा हिंदू लोग है, मेरा परिवार जोरीपुर में नाम चलता ठाकर ज्ञान सिंह साहब का, ठाकर यशपाल सिंह का। मेरा तो अभी नाम ही कुछ नहीं है, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ। ये मजहब की सियासतें इनको बोलो बंद कर दीजिए। बड़ा टिक्का लगाने से और झूठ बोल के मंदिर को सियासत में डालने से सियासत नहीं होती है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं जब जन्म लिया था मुझे नहीं पता था कि मैंने हिंदू घर में जन्म लेना। हो सकता मैं मुस्लिम घर में जन्म लेता, हो सकता मैं सिख घर में जन्म लेता, हो सकता मैं किसी ईसाई घर में जन्म लेता। मुझे हिंदू घर में जन्म मिला, मेरा फर्ज जो बनता है, अगर मैं हिंदू हूँ मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरे की मजहब की ज्यादा इज्जत, क्या सरदारों को रहने का यहाँ नहीं है, सिख पॉपुलेशन सबको आजादी है। क्या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिसको आप एससी बोलते हैं, क्या उनको हक नहीं है? अगर वो जिस गिलास में वो पानी पीते हैं तो यशु भी उसी गिलास में पानी पिएगा। क्यों किसको हराने की कोशिश कर रहे हैं? ठाकर यशपाल सिंह के बेटे को हराने की कोशिश कर रहे हैं ना। आज वो इतने बड़े जो आज दावे करते हैं लीडरी के, आज ठाकर फैमिली को ठाकर ज्ञान सिंह के बाद ठाकर यशपाल सिंह की वजह से जाना जाता है। आज जो मेरे बारे में बात बोलते हैं, मेरी छवि के बारे में बात बोलते हैं, उनको बोलो आओ बैंक अकाउंट चेक कर लेते हैं, आओ काला धन चेक कर लेते हैं। किसके पास काला धन है? मेरे पास होगा तो मेरे जनता भी नहीं देख लेगी। अगर उनके पास है तो माता रानी उनको और दे काला धन। तभी तो भारतीय जनता पार्टी आपने कहा कि आपके पिताजी की वजह से स्पोर्ट से आज यहाँ पे इस मुकाम पे टिकट मिली है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भी उसी मुकाम की वजह से टिकट मिली है? मुझे, मैं तो बोल रहा हूँ ना,
वो मानते नहीं है, मैं मानता हूँ ना। मैं जो कुछ भी हूँ ठाकर यशपाल सिंह की देन है। जब मैं इस बार चुनाव जीत के आऊंगा, अगले 5 सालों में काम करूंगा, वो ठाकर यशवर्धन सिंह के काम। आज मैं लीडर, आज जो मुझे नौजवानों में टिकट मिली है वो ठाकर यशपाल सिंह की ईमानदारी। 40 साल एक पार्टी के साथ लड़ती, ईमानदारी, काला धन ना होना। मुझे बताओ, मुझे अफरे नहीं आई बीजेपी से, मैं क्यों नहीं दिखा? मुझे कितने पैसों की अफरे है, मुझे क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि मेरे पास काला धन नहीं है, मेरे पास ब्लैक प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास 100 कनाल जगह नहीं है जम्मू सामा में। 100 कनाल जगह, अब इशारा समझा करो, 100 कनाल जगह मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें मेरे, आप बोल सकते हो मेरे पास दादा विरासत है, वो सब में बांटी है। उठाकर ज्ञान सिंह की थी, वो सब में बांटी है। उसमें बीजेपी वाले भी उतने हकदार है, एनसी वाले भी उतने हकदार है। कोई कांग्रेसी बन जाएगा तो उसका भी उतना हकदार है। आपको क्या लगता है सुंदरबनी कालाकोट में जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम होने चाहिए, क्या काम है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम तो मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा पता है, यूथ की एम्पावरमेंट। इनको रोजगार देना बहुत जरूरी है। आज दिन, मैं नहीं कहता कि मैं सबको रोजगार दे दूंगा, पर प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ लड़के तो लगने चाहिए हमारे। सर, अगर हमारे बच्चे अगर रोजगार नहीं करेंगे, ये सुसाइड करेंगे। आपने देखा पिछले दिनों बाहर कितने केसेस आ रहे थे। दूसरी, आप मुझे एक बात बताएं, आप नौकरी तो आपने दी नहीं 10 सालों में। सर, प्राइवेट सेक्टर हमारे चल रही है। ये काली तार के आसपास हमने टनल देखा होगा, नौशहरा में टनल देखा होगा, रजौरी में टनल देखा होगा। वहां भी जो रोजगार है, छोटी रोजगारी थी, गाड़ी चलाना, कोई काम करना, वो भी बाहर के बिहारियों को लगाया, यूपी के लोगों को लगाया। मैं क्यों अपनी कंस्टिट्यूंसी में बाहर के लोगों को लगने दूं जनाब? जब मेरा बच्चा यहाँ भूखा मर रहा है, मेरा नौजवान भाई भूखा मर रहा है, क्यों बाहर के लोगों को रोजगार मिले जनाब? इनको तो अपनी रोटियां सीखनी है। और बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप स्टडी करें पूरे कैंडिडेट्स की। 11 कैंडिडेट रेस में, 5 को तो आप छोड़ दीजिए जो इंडिपेंडेंट। जो मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं सच्चा कैंडिडेट हूँ, मैं ईमानदार कैंडिडेट हूँ। मेरे फादर ईमानदार है, मेरे पास काला धन नहीं है। किसके पास काला धन है, किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सब चेक किया करें ना। वोट डालना ऐसे नहीं वोट डाला करें। लोग भी सोचते हैं बीजेपी के नाम पे वोट डाल दो। यार, बीजेपी के नाम पे क्यों वोट डालना है? मोदी साहब ने सेंटर में बैठे हुए हैं। कालाकोट सुंदरबनी में पुलिस वालों के साथ मैं लड़ूंगा इन नौजवानों के लिए, ये नहीं लड़ेंगे। इनके पास क्या दम है? मुझे एक बात बताएं, टीटीसी इलेक्शन में हमने बुरी तरह इनको हराया, तब भी ये लड़े हमारे खिलाफ। एक विधवा के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ी, एक ठाकर यशपाल सिंह की बीवी के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन करी, रविंद्र राणा ने घर को तोड़ा, इलेक्शन लड़ाई। क्या मिला इनको? पैसा बांट बांट के इन्होंने वोट खरीदने की कोशिश की, लोगों ने पैसा भी खाया, वोट भी नहीं दिया इनको। तो अब इनको क्या, यहाँ से अब यशवर्धन सिंह से भी हार बदल करके घर जाएगी। अपने यूथ की बात करें, उसके बाद क्या लगता है जो दूसरा तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है? मेरी एक बात सुना, यूथ वाली बात तो मेन बात है ना। जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो डेवलपमेंट का। सर, आज भी मैं 3 मीटिंगें सुबह करके आया हूँ, रोड की कनेक्टिविटी नहीं दी। और उन लोगों को रोड की कनेक्टिविटी नहीं है जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ के एमएलए और डीडीसी ने क्या किया। कम से कम पानी का हैंडपंप लोग डिजर्व करते हैं, अगर वहां से जुदा गया है हैंडपंप करने लोगों को सोधा हुआ हैंडपंप, मैं बोलता हूँ सोधा हुआ। मैं किसी के खिलाफ क्यों? सर, देवक हथल की रोड पे पैसा खाया गया है। आप ऑन ग्राउंड देखिए, 14 करोड़ रुपया अगर ग्राउंड में लगाऊंगा, सियासत करना अभी टिकट छोड़, यहाँ से इलेक्शन छोड़ के भाग। मुझे बताए वो 14 करोड़ कहाँ गया? कौन लीडरों ने पैसा खाया? किसके घर बने, किसके सतवारी में मकान बने उन पैसों से? अब देवक हथल चले के देखे, अब छोड़ दीजिए बाकी डेवलपमेंट। अब देवक हथल की रोड देख लीजिए, किसने बनाई, किन लोगों ने बनाई, और 14 करोड़ कहाँ से? अगर तो मैं जीत के आया, मैं तो बिजनेस में जाऊंगा, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का पैसा है, जहां से मुझे लोग विधायक बना के आ रहे हैं। मैं एक एक पैसे का काम लूंगा, और मेरी नौजवान जनता रहेगी, मैं भी लूंगा, ये लोग लेंगे जो मेरे साथ चलेंगे। सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा, तीन ही प्लेसेस पे एक सबसे बड़ी डिमांड है, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड। कल को आप जीतते हैं, कालाकोट भी आप ही का होगा, सुंदरबनी भी आपका होगा। कल को अगर आपको सुंदरबनी में डिस्ट्रिक्ट देना होगा, कहाँ देना? सर, ये जो फैसले होते हैं, ये होते हैं लोगों से बैठ के। सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को मिल नहीं सकता। एडीसी की लड़ाई हम सबने लड़ी, अलग अलग लड़ी, सबने एडीसी बैठाई। ये मुहिम जब इलेक्शन हम जीतेंगे, उसके बाद हम सारे क्षेत्र के लोगों को बुलाएंगे, और मुझे लगता है कि जहाँ पे सारे लोग बोलेंगे वहाँ डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। अब ये नहीं मैं बोल सकता कि कालाकोट में मिलना चाहिए, सुंदरबनी में मिलना चाहिए, नौशहरा में मिलना चाहिए। जो लोग बोलेंगे और जहाँ मेजोरिटी चलेगी वहीं मिलेगा डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखो, वोटों की सियासत करने के लिए मैं बोलूँ सुंदरबनी में मिलना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूँ?
काला कोट में मिलना चाहिए, कैसे बोलूं भैया? जो लोग फैसला करेंगे हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लोगों से पूछेंगे कि आपको कौन सी प्लेस अच्छी लगती है जहाँ पे सबको फायदा होगा। यहाँ हॉस्पिटल सुंदरबनी के लिए आया, वो इन्होंने बगनौटी में डाल दिया। मुझे बताओ ये रविंद्र राणा की कथनी है। सब कुछ संगीता जी ने अपने घर पे ले लिया। आओ चुनाव जीत के दिखाओ हमारे सुंदर चौधरी के खिलाफ, है ही मत, खुद पता चल जाएगी 8 तारीख को आपके साथ क्या होता है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि सुंदर चौधरी जी जो 2014 का चुनाव लड़े निशारा से लीड करके आए, ये सियोट की जनता और सुंदरबनी की जनता ने उनको हराया। पर क्या हुआ सुंदरबनी का? रविंद्र राणा जी फोन नहीं उठाते, परसों कोई फटा हुआ दिखा रहे थे वीडियो में, ड्रामा करते हैं, ढोल करते हैं, क्या करते हैं, उनको पता नहीं क्या डर है। उन्होंने 2-3 टिकटें बेच दी। और मुझे एक बात बताएं, आप मुझसे सवाल पूछते, अब इनसे क्यों सवाल पूछते हैं? इनके कार्यकर्ता ने बोला टैक्सी के लिए है, टिकटों के लिए। कसम कहता हूँ ठाकर यशोवर्धन सिंह कश्मीर भी नहीं गया टिकट, घर आके टिकट दी ठाकर यशपाल सिंह की वजह से, ठाकर यशपाल सिंह के काम की वजह से, पार्टी में लॉयल्टी होने के लिए। मुझसे सारी सिक्योरिटी उठा की मेरे फादर की डेथ के बाद। मेरी पार्टी छोड़ने ने बोला आपकी गाड़ी के आगे स्टार्ट चले, आपको 5-10 PSO देंगे, आपकी मदर को ड्राइवर देंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये मेरे को कह रहे सब लीडर मेरे पास पहुंचे। मैंने उनका बोला, मैंने कहा ना मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, ना मुझे कोई लीडर की जरूरत है, ना मुझे लाल बत्ती का शौक है, ना मुझे सायरन का शौक है। मेरे फादर साहब 12 साल MLA रहे, 3 साल पुलिस में, हमने सब कुछ देखा है। मेरे फादर जब यहाँ सुंदरबनी एंटर करते थे ना, ये बात आप नोट करना, लोगों से पूछना, सायरन बंद कर देते थे। अपने ड्राइवर को बोलते थे कि जना बेटा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी सायरन नहीं बजा। क्यों नहीं बजा? ये अपने लोग हैं, ये सायरन लगाने वाले भी ये है, सायरन को हटाने वाले भी ये लोग हैं। अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाल बत्ती नहीं लगानी, इनको क्या दिखाना है? मैंने अपने इस भाई को दिखाना है कि मैं MLA हूँ, MLA ये होगा मेरा। आपने कहा कि सुंदरबनी का भेदभाव, सबने कहा, आपने कहा कि सब कुछ लंबेड़ी के लिए फेंक किया है, राणा साहब कह रहे हैं मैं फकीर इंसान हूं। सुंदरबनी को आपको लगता है सुंदरबनी इतना सब कुछ होने के बाद आपको ऐसा सपोर्ट करेगी? और किसके साथ करेगी? नौजवान लीडर हूँ, 40 साल चलूंगा इनके साथ, कमी खुशी में मैं पूछता हूँ, दुख दर्द में मैं नौजवानों के साथ खड़ा होता हूँ। पुलिस तंग करती है तो यशोवर्धन सिंह खड़ा होता है। इनका काम तो है कि 2 भाइयों को आपस में लड़ा दो, इनका बस चले तो किसी की बीवी और पति की लड़ाई लगा दे। ये ऐसी सियासत करते हैं, बनने ना दें इनकी। भाईगढ़ मैंने देखा है कालाकोट में करते हैं, उसको बीवी को बोलते हैं इसके पास मत जाने, शराब पीता है, और प्रभा जो करता है वो करे, उसके घर का मामला, आप छोड़ो उस बात को। ये लड़ाई लगवा देते हैं हस्बैंड वाइफ में। तो ये इनकी सियासत की छोड़ है, वो सियासत मेरा काम है लोगों को जोड़ने का काम, तोड़ने का काम नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, नौजवानों के पास बहुत बड़ा मौका है इसमें। एक लास्ट सवाल है, आज आप हर यूथ से मिल रहे हैं, पर देखा गया जैसे कि जीतता है बदलाव आता है, क्या यशोवर्धन में कोई बदलाव आएगा जीतने के बाद? मुझे बिना बदलाव उसमें आता है जो कैंडिडेट पहली बार है, जिन्होंने कुर्सी कभी देखी नहीं। मेरे फादर साहब 12 साल है, 3 साल स्टेट मिनिस्टर है। मैंने शौक ये लाल बत्तियां, ये झंडे देख बचपन से देखी। ना मुझे इस चीज का पहले शौक था, ना मुझे अब शौक है। ये पहले भी अकेले अपने यार दोस्तों के साथ घूमता था, जब जाता था, तो मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं। बदलाव उनमें आता है जिन्होंने एक बार विधायक लड़ना है। मैं तो 5 साल का 30 साल का फैसला करके आया हूँ सुंदरबनी कालाकोट से MLA बनने का। 30 साल MLA बनूंगा मैं, विदाउट बोल रहा हूँ। ये आप मेरे से 10 साल तक आपकी और मेरी जिंदगी होनी चाहिए। ये इंटरव्यू 10 साल का फ्लैश करना, 30 साल MLA बन के जाऊंगा यहाँ से, अगर इस बार लोगों ने मौका दिया। तो काम करने की क्षमता है मेरे में। जो लोग देख रहे हैं इसे क्यों वोट देना चाहिए? कैमरे में देख के बता। वोट इसलिए देना चाहिए जनाब, नौजवान हूँ, काम कर सकता हूँ, गमी खुशी में पहुंच सकता हूँ, नौजवानों की बात करूंगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलूंगा। मैंने कोई टैची नहीं दी टिकट लेने के लिए, ईमानदारी से काम किया है लोगों के बीच में। जो टैचियां दे के काम करेंगे वो जनता का काम कभी नहीं करेंगे, और जो 5 करोड़ रुपए खर्च के मुझे हराने की कोशिश करेंगे वो जनता को नजर नहीं आएंगे। तो मेरा आप लोगों से एक ही अपने नौजवान भाइयों से है, टैचियों से बच के रहा करो, पैसों से बच के रहा करो। ये 2 दिन का खाली शो पूरा करते आते हैं और 5 साल आपके दर दर करते हैं। पर ठाकुर यशोवर्धन सिंह के साथ चलोगे तो अगले 5 सालों में आपको आपका MLA आपके बीच में दिखेगा, आप लोगों के साथ चाय पिएगा, आप लोगों के साथ खाना खाएगा। और एक चीज मैं वादे के साथ बोलता हूँ, असेंबली में मैं बैठूंगा, मेरे भाई किसी को सेक्रेटरी में काम होगा तो ठाकुर यशोवर्धन सिंह उसको बाहर लेने आएगा, अपने साथियों को बाहर भेजेगा कि अपने साथी को निकलना। वो मेरे फादर करते थे, मैं उस नियत में चलने वाला इंसान। बाकी तो ये जो जिनकी आप दूसरे कैंडिडेटों की बात करते हैं ना जरा, ये नजर नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं नजर आएंगे? इन्होंने टिकटें टैचियां दे के लिए, तो इन्होंने इनको क्या देखा?
इनको शर्मा जी से क्या लेना देना, इनको महाजन जी से क्या लेना देना, इनको ठाकर साहब से क्या लेना देना, इनको हाजी साहब से क्या लेना देना, इनको कुर्सी की लालच। इसके बाद पैसा हो जाता है ना ज्यादा, तो वो सोचता है अब पैसा बड़ा हो गया, पावर का नशा भी देख लो। पर पावर और राजयोग हर इंसान के हाथ में नहीं होता है, मुकद्दर ऊपर वाले ने लिखे होते हैं। 8 तारीख का फैसला हो चुका है, अब खाली फैसला आप नौजवान। मान रहे हैं कि आप जीत चुके हैं? मैं थोड़ी मान रहा हूँ, मैं दिल से जीता हूँ इंसान, मेरी पॉजिटिव सोच है, मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं माता का भक्त हूँ, मैं इनसे ज्यादा भक्त हूँ। ये खाली टिक्के लगा लगा के घूमते, मैं मेरी मदर जितनी पूजा करती है, इतनी तपस्या इनके कैंडिडेटों ने कभी नहीं की हुई। मेरी मदर जितने तीर्थ स्थानों में जाती है, इन्होंने कभी देखे भी नहीं होगा जिंदगी में। तो इलेक्शन में ये नहीं करो, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं हिंदू होकर मैं अपने मुस्लिम भाइयों की सेवा भी करता हूँ, मैं अपने सिख भाइयों की सेवा भी करता हूँ, मैं अपने दूसरी जातियों के भाइयों की भी सेवा करता हूँ। ये लोग धर्म के नाम पे वो करते हैं। कल परसों इन्होंने कहीं बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर आप यहाँ मीटिंग करोगे तो ये हो जाएगा। और यार क्या करते हैं जनाब, मुझे एक सवाल का, अगर आप कभी इंटरव्यू लोगे इन लोगों का, बोला पिछले 20 साल से आप किस पार्टी में थे? आज तो आपको बड़ी कट्टरबाजी याद है। 20 साल आपने किसकी वजह से कमाया, किसकी वजह से खाया, किसकी वजह से आप आज यहाँ पहुंचे हो? आज आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर होते हो, तभी कहते हैं किसी का खा के भूलना नहीं चाहिए। आज मेरा भाई मुझे यहाँ चाय पिला के जाएगा ना, तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये इंसानियत होती है। कोई गरीब आपको कहीं 2 फुलके खिला दे तो भूलना नहीं चाहिए। ये तो 20 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस का खा के आज ही भूलना शुरू कर गए। ये तो सुंदरबनी के लोगों का, कालाकोट के लोगों का वोट लेके 15 दिन में भूल जाएंगे। एक छोटा सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो लोग 20 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, वहीं से सब कुछ बने, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं ये इसकी पार्टी है, इसकी पार्टी है, XYZ। तो मुझे बताओ, सुंदरबनी कालाकोट के लोगों के वोट लेने के बाद इनको याद करेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भूल गए, जिनकी वजह से इतने बड़े महल बने इनके। तो आप बाकी खुद समझदार है, जनता समझदार है, जनता सब जानती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आई होप, मम्मी को पता है आपका शेड्यूल काफी टाइट है, इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बार बोल देंगे जनता को देखिए कि स्टेट टॉक विद ऋषभ को सब्सक्राइब करें। मैं आप सब अपने जो साथी मुझे भी फॉलो करते हैं और जो मेरे बड़े NC कालाकोट सुंदरबनी पेज, मेरा जो पॉपुलर पेज है इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर में, सब जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ऋषभ जी को फॉलो करें, इनके स्टेट टाइम टॉक पेज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स इनको देखें। ये नौजवान है और मेहनत कर रहे हैं। और मुझे एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर बोलूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब नौजवान को एफर्ट करते हैं। ये देखो, ये भी मेरी तरह एक नौजवान है, एफर्ट कर रहे हैं। इनके पेज को ऐसा दिखा दीजिए कि ये जब फॉरेन में भी इनका पेज बहुत मशहूर हो जाए, बहुत मशहूर। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम।